जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सलीम अली साहब। सलीम अली साहब जो हैं ये इन्होंने अपनी जो पीएचडी है वो एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग से की हुई है, येल से और एमआईटी से। और ही इज़ चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द डेलावेयर। और ही इज़ ऑल्सो बीन अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। और सलीम अली साहब को बहुत ज़्यादा काम है, जो मैं इट विल टेक मी लॉट ऑफ टाइम उस सारे को बताने के लिए। लेकिन आज इन्होंने ख़ास तौर पे इनसे बात करना चाह रहा था। इन्होंने जो बुक लिखी है, अर्थली ऑर्डर, हाउ नेचुरल लॉज जो हैं दे डिफाइन ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू फॉर राइटिंग द बुक। बहुत शुक्रिया जी कमर भाई। सलीम भाई, ये बताइएगा कि ये जो आपने बुक लिखी, व्हाट बेसिकली मोटिवेटेड टू राइट द बुक, और इसके पीछे क्या लॉजिक है, और व्हाट इसका बेसिकली क्रक्स क्या है या थीम क्या है इस बुक का? जी, सो इसका बेसिकली जो मोटिवेशन थी किताब की वो ये थी कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, मगर ये बुनियादी मसला है पूरी दुनिया में, वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, जो कि माहौलियात आप कह लें, उसको एक बड़े ही महदूद तरीके से देखता है। वो देखते हैं कि भाई अच्छा, भाई पानी साफ़ है, आपकी हवा साफ़ है, इस तरह की चीज़ें। मगर वो ये नहीं देखते कि इन सारी चीज़ों का जो बुनियादी एक मरकज़ है, वो हैं जो नेचुरल लॉज़ हैं, जो लॉज़ ऑफ नेचर आप उन्हें कह लें। और वो ना सिर्फ़ ये इस किस्म की जो आलूदगी के मसाइल हैं, उनसे उनका ताल्लुक है, बल्कि ये जो हमारी मईशत है, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी निज़ाम है, उससे भी ये कनेक्टेड हैं। क्योंकि वो जो बेसिक लॉज़ हैं, जिस तरह आप कहते हैं ना कि कोई शहर बन रहा है, जिस तरह शहर की जो ग्रोथ है, वो भी उसी तरीके के जो लॉज़ के बुनियाद पे होती है, जिस तरह कोई बैक्टीरियल कॉलोनीज़ बनती हैं जिस तरह। सो वो जो बिल्कुल जरासीम की हद से आप लेके शहर और ममालिक के जो निज़ाम हैं, उसमें एक कॉमन थ्रेड है, जिसे हम कहते हैं ना कि जी एक कुदरत का निज़ाम है, जिसे हम कह सकते हैं एक रूहानी तौर पे। वो एक्चुअली साइंस में बड़ी क्लियरली उसको स्टडी किया गया है, और एक पूरी फ़ील्ड है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। तो वो मैंने इस किताब में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की जो अप्रोच है, जैसे कि जिस तरह का टाइटल है अर्थली ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब निज़ाम, एक कायदा है जो दुनिया का, कायनात का, उसके क्या बुनियादी असूल हैं जिस पे ये सारा कुछ चलता है। और अगर हमें उन असूलों का नहीं पता होगा, तो हम फिर एक तरह से अपने जो प्लानिंग करेंगे, जो अपनी फ्यूचर के लिए जो हमारी सोच है, वो हो सकता है कि हम बेराहरवी का शिकार हो जाएं उसमें। ये इस किताब का मरकज़ है। और इसमें ये है कि मैंने इसमें ये अहद किया था कि इसकी जितनी भी रॉयल्टीज़ हैं, वो मैं साइंस एजुकेशन के लिए डोनेट करूँगा। ये मैंने अपने लिए पैसे बनाने के लिए नहीं लिखी किताब। ये एक अपनी तरफ से एक मेरे, आप खिदमत खल्क समझ लेंगे, जो कर सकता है एक आदमी लिखने पढ़ने वाला, वो मैंने कोशिश की है। और ये पाकिस्तान की भी इसकी एडिशन अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान ने पिछले महीने छापी है। ये ओरिजिनली अमेरिका और इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यूएस और यूके ने छापी थी, मगर क्योंकि ज़ाहिर है बाहर की प्रिंटिंग ज़रा महंगी होती है, तो फिर पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने भी छापी है, ताकि ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो वहाँ पे हाई स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे नौजवान जो हैं सब पढ़ सकें, बच्चे सब। तो सलीम भाई, ये इंडिया में भी मौजूद है ये बुक? जी, इंडिया में भी, पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन में है। और आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी प्रेस। सो वो अवेलेबल तो हर जगह है, मगर पाकिस्तान में मैं चाहता था कि ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो, तो वो उस वजह से ये वहाँ की अलहदा इम्प्रिंट में उधर के बिल्कुल। प्रिंटिंग से हुई है। वो अभी उन्होंने वहाँ पे लॉन्च की है, कराची लिटरेरी फेस्टिवल पे भी। और ये अवेलेबल है, मतलब जहाँ भी जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पे। अब ये मुझे है इस चीज़ का एहसास कि ये इंग्लिश में है, उर्दू में नहीं है, मगर जो
साइंस पढ़ने के लिए आपको अंग्रेज़ी भी जानना ज़रूरी है आजकल के हिसाब से, क्योंकि इवन आप देख लें कि जो चाइना में जहाँ पे इतना लिंग्विस्टिक नेशनलिज़्म था कि हुँ। लोग कहते थे जी कि आप चाइनीज़ सीखें, अंग्रेज़ी नहीं, वो भी साइंस के हवाले से उन्होंने रिक्वायर कर लिया। बहुत सारी उनकी डिग्रीज़ अब इंग्लिश में हैं। तो ये अब हमारी भी इस मामले में हम भी बैठ जाएँ ऐंठ के कि जी हमने सिर्फ़ उर्दू में ही किताबें पढ़नी हैं, साइंस के हवाले से नहीं। अब आपने जो अपनी शायरी है, आपका जो बाकी लिटरेचर है, वो ज़रूर उर्दू में उसको फ़रोग़ दें, और वो हमें बिल्कुल उसको एनकरेज करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए सब कुछ। मगर ये जो है ना कि आप बैठ जाएँ कि जी हमने अब वेट करना है कि उर्दू ट्रांसलेशन आए। कई चीज़ें इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उर्दू में ट्रांसलेट होने मुश्किल हैं। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका खुलासा कुछ हिस्से जो हैं वो उर्दू में भी अवेलेबल हों। बिल्कुल सही है। जी, अच्छा सलीम साहब, हमें ये बताइएगा कि ये आपने बुक लिखी अर्थली ऑर्डर्स हाउ नेचुरल लॉज़ डिफाइन ह्यूमन लाइफ़। जी, आप क्या समझते हैं कितनी को एनवायरमेंटल लिटरेसी पिछले कुछ सालों में जनरल पब्लिक में आई है? और इस बुक के ज़रिए आप क्या समझते हैं आपने किन आपके टारगेट ऑडियंस कौन है? क्या पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं? किसको आपने ये टारगेट किया ये बुक किसके लिए? और प्लस हमें ये भी बताइएगा कि कितनी को एनवायरमेंटल लिटरेसी जो है वो आई है और इस बुक से कितना को जो है वो इज़ाफ़ा हो सकता है, बिकॉज़ ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है, तो ऑब्वियसली दैट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ग्लोबली, लेकिन आप क्या समझती हैं जी। कितनी एनवायरमेंटल लिटरेसी? नहीं, जी। मैंने इसको किताब को लिखा है फॉर अ जनरल ऑडियंस, इसमें मेरी मकसद ये है कि ये स्कूलों में भी इस्तेमाल हो, हाई स्कूल से लेके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी करिकुलम में भी, मगर पॉलिसी मेकर्स कैन रीड इट। इसके 3 हिस्से हैं, नेचुरल ऑर्डर, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। तो किताब के 3 बड़े हिस्से हैं। अब जो पॉलिटिकल ऑर्डर का हिस्सा है वो आई थिंक पॉलिटिशियंस में आल्सो फाइंड इट वेरी यूजफुल, दो आई होप दे विल रीड द अदर पार्ट्स आल्सो। बट उसको मैंने इनफैक्ट इसकी अगर आप एंडोर्समेंट्स देखें तो इसकी एंडोर्समेंट्स बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने की हैं। फॉर एग्जांपल कवर पे एंडोर्समेंट एक नोबेल प्राइज विनर केमिस्ट्री में रोल्ड हॉफमैन, उन्होंने लिखी है, और बड़े उन्होंने आई वाज रियली हम्बल्ड बाय उन्होंने कितने अच्छे अल्फाज में किताब की तारीफ की है। उसके अलावा पॉलिटिशियंस ने भी की है। ब्राज़ील की एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो थी इज़ाबेला टेक्सेरा, उन्होंने भी कवर एंडोर्समेंट लिखी है, एंड आई हैव सर्व्ड विद हर ऑन द इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। तो फिर यूरोपियन यूनियन के जो एनवायरनमेंट कमिश्नर थे, यानिश पोटोचनिक, स्लोवेनिया के, उन्होंने कवर एंडोर्समेंट लिखी है। सो पॉलिटिशियंस ने भी लिखी हैं, बिजनेसमैन ने लिखी हैं। Lucas Jopa, who was the chief environment officer of Microsoft Corporation, he has written that even for businesses, we need to understand the fundamental laws of nature for us to make sure that हमारा जो business है, it is aligned with natural systems. So अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये है कि काफ़ी वाइड ऑडियंस ने इसको किताब को सराहा है। जब आप इसे पहले पढ़ना शुरू करें तो ये इट डज़ लुक अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो पहला हिस्सा है उसमें नेचुरल साइंस है। तो वो लोग डायग्राम्स वगैरह देखेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री के, तो शायद थोड़ा घबराएँ, मगर वो उनको घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज़ अगर आप पढ़ना शुरू करें तो उसको मैंने आई हैव ट्राइड कि उसको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन किया जाए। बट आई आल्सो डिडन्ट वांट टू डम इट डाउन, कि आप एक चीज़ को आसान पब्लिक के लिए बनाने के लिए इतना वो कर दें सिंपलिस्टिक कि इट लूज़ेस मीनिंग। सो वो बैलेंस रखना काफ़ी मुश्किल था। ऐसे 5 साल लगे मुझे किताब को लिखने में कि वो एक बैलेंस हो। और फिर मैंने इसको राइटर्स सर्कल में सोशलाइज़ किया। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का भी आई एम एन एक्सप्लोरर विद द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, उनका एक राइटर्स सर्कल है। उनको मैंने दिखाई कि भई आप बताएँ कि ये वो बैलेंस रखा जा रहा है। फिर रॉकफेलर फाउंडेशन का एक राइटर्स फेलोशिप है इटली में। वो 1 महीने के लिए आई वेंट देयर विद राइटर्स इन बेलाजियो वेयर आई आल्सो वर्क्ड विद देम। सो कोशिश तो की है कि वो एक मीज़ान सा रहे इसमें कि डेप्थ एंड ब्रेड्थ का। सो देखिए आपको कैसी लगती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये बताएँ कि एक तो आपने नेचुरल किया, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन आपने ये जो सोशल एंड पॉलिटिकल जो एंगल एक्सप्लेन किया, उस पे हमें थोड़ा-सा बताएँ। जी। जी, जी। हाँ जी, नहीं, सो आप देखिए ना, पॉलिटिकल ऑर्डर में एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि कंट्रीज़ के बॉर्डर्स कैसे फ़ॉर्म होते हैं। अब दैट इज़ अ पॉलिटिकल क्वेश्चन एट वन लेवल, मगर वो कई बॉर्डर्स हैं जो नेचुरल
बेसिस पे हो सकते हैं, जिस तरह कोई पहाड़ की रेंज है, तो वो पहाड़ की रेंज की बेसिस पे बॉर्डर बन गया, जो कई ममालिक के हैं। हमने देखा है जिस तरह चाइना और नेपाल का बॉर्डर है, वो हिमालयाज़ के ऊपर है बेसिकली, या चिले और अर्जेंटीना का बॉर्डर है, वो एंडीज़ माउंटेन्स पर है, या दरिया हैं, वो बॉर्डर बन जाते हैं। मगर क्या ये वाक़ई नेचुरल है? अगर आप उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को देखें, सो वो कई बॉर्डर्स हैं जिनका बिल्कुल कोई वो नहीं है, जो कॉलोनियल उस पे बने हुए हैं, सीधी लाइनें ड्रॉ की हुई हैं लोगों ने मैप्स पे, और उनका कोई दैट पॉलिटिकल ऑर्डर हैज नो रेलेवेंस टू नेचुरल ऑर्डर, राइट? तो वो फिर मैं आई गो इनटू दैट डिस्कशन कि भाई ये किस तरह जब ऐसी चीजें बन जाएं, तो फिर हम कोई क्या, हमारे पास टूल्स हैं जिससे हम वी आर एबल टू स्टिल ब्रिंग सम कन्वर्जेंस बिटवीन नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। सो जिस तरह अगर आप साउथ एशिया का देखते हैं, अब हमारे जो बॉर्डर हैं वो तो पोस्ट कॉलोनियल लिंकेज की वजह से बने, कुछ लिंग्विस्टिक हैं। तो जिस तरह बांग्लादेश का ऑफ कोर्स बॉर्डर बन गया बिकॉज वो बंगाली नेशनहुड की वजह से लिंग्विस्टिक नेशनहुड थी, जो सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान हुई। And at the same time, there is also, there are Bengali populations in India, but then there was the religious aspect which separated them. But अगर आपने उसको from a natural system perspective देखना है, तो जो river system है, Ganges, Brahmaputra river basin, it needs a governance system which appreciates the natural order. And if we don't have that congruence, we will run into trouble at some point. बिकॉज वो आप कोशिश कर सकते हैं इंजीनियर करें सॉल्यूशंस, कोशिश कर सकते हैं आप किसी तरीके से यू गो अबाउट मेकिंग सम काइंड ऑफ टेम्पररी सॉल्यूशंस, मगर वो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। तो उसके लिए हमें और किस्म के निज़ाम चाहिए, अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्डर, जिस तरह के जिस साउथ एशिया में हमने बनाया था, साउथ एशियन एनवायरमेंटल कोऑपरेशन के लिए एक इदारा बना था, सेसैप उसे कहते हैं, वो अभी भी है, वो बल्कि सार्क से ज्यादा पुराना इदारा है, मगर उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। और उसका मकसद यही था कि भाई पॉलिटिकल बॉर्डर्स आर नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद नेचुरल ऑर्डर। तो ये भी इसका आई वुड होप कि ये किताब लोगों को जब वो देखेंगे ना कि भाई बुनियादी तौर पे हम हमारे पे ये इंटरडिपेंडेंसीज ऐसी हैं कि ये हमें अभी हम कोशिश कर सकते हैं कि इनको सॉल्व कर लें, मगर ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है अनलेस वी रिफॉर्म आवर अप्रोच। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल भारत और पाकिस्तान के हवाले से क्या आप समझते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल कोऑपरेशन है, ये बायलैटरली मुमकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकते हैं या थ्रू मल्टीलैटरल फोरम्स आप समझते हैं कि कोई इस हवाले से हो सकता है? ये जो आप पॉलिटिकल इसका एंगल कवर करते हैं, उसमें हाउ डू यू सी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और इंडिया जो है वो मैं वहाँ की मिसाल देता हूँ जैसे टिड्डी दिल है एक था या एक इस तरह की जो चीज़ें थी जिसको हमने एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से कई लोगों ने कहा कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर जा रही हैं। सो हाउ डू यू सी दिस बायलैटरल कोऑपरेशन ज़्यादा बेहतर हो पा रहे हैं या मल्टीलैटरल फोरम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त? जी। नहीं, देखिए ना, अगर जब आपने मैं बड़ा प्रैक्टिकल बंदा हूँ इन मामलों में। जो आप देख रहे हैं कि ट्रस्ट डेफ़िसिट इतना ज़्यादा है, बायलैटरल वैसे तो करने को हम कर सकते हैं कई, जो जिस तरह इंडस वाटर्स ट्रीटी है, वो इट वाज़ बायलैटरल एट सम लेवल बट इट हैड टू बी मीडिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक। बिकॉज़ जब ट्रस्ट डेफ़िसिट हो, तो आप फिर कोई भी तरीका जो लोगों को एक दूसरे पे भरोसा करने की तरफ लाए, वो आप उसकी तरफ रुजू करें। तो आजकल इतना सख्त ट्रस्ट डेफिसिट है कि मल्टीलैटरल अप्रोच इज़ मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल, और उसका तरीका ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुख्तलिफ एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ के सिग्नेटरीज़ हैं। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन के भी सिग्नेटरीज हैं, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी है, डिजर्टिफिकेशन है, बेशुमार है एनवायरमेंटल ट्रीटीज, रमज़ार ट्रीटी है जो वेटलैंड्स पे है। तो वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे दोनों ममालिक ने साइन किया हुआ है। आप अगर उसके तहत इन्हें लाएं तो वो फिर ये भी नहीं होगा कि भाई आपको लोग सोचेंगे जी पाकिस्तान कंसेशन इंडिया को कर रहा है, इंडिया कंसेशन पाकिस्तान को कर रहा है, और वो जो हमारे हाइपर नेशनलिस्ट दोनों साइडों पे फिर से इश्तियाल फैलाना शुरू कर दें। उससे आप बच सकते हैं क्योंकि आप कहेंगे कि भाई ये तो उनकी ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं।
they have signed on to the treaties, they are trying to abide by that. So इसलिए multilateral path is likely to be better, and plus we are a planetary system, इसीलिए वो multilateral treaties बनी हैं, because कई जो प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट चेंज जैसी, वो इनहेरेंटली ग्लोबल हैं, वो तो बिल्कुल। बॉर्डर्स का कोई उनमें सवाल ही नहीं ना आता, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सो मेरा ख्याल है कि मल्टीलैटरल अप्रोच पे हमें करना चाहिए। उसके अलावा रीजनल इदारे भी हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा प्रोफेसर ये बताइएगा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हम आपने कुछ अपनी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ये किस तरह जो है वो एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट हो रहा है, या आपने कुछ लिखा हो कि जो जिसमें आपने पब्लिक ऑर्डर एंड पॉलिटिकल ऑर्डर की बात की है, उसमें हैव यू डिस्कस देम, और आपने इसको एक लार्जली इंटरनेशनल फ्रेमवर्क से ज़्यादा देखा हुआ है? जी नहीं, मैंने बीच में जो पॉलिटिकल ऑर्डर के चैप्टर्स हैं उनमें कुछ मेरी डीप डाइव केस स्टडीज भी मैंने डाली हैं। एक मैंने केस स्टडी जो कंपैरिजन चाइना और इंडिया का किया है, कि उसमें बेसिकली जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर व्हाट सक्सीड्स एंड व्हेन, क्योंकि चाइना और इंडिया को अक्सर लोग कंपेयर करते हैं ना, कि दे बोथ ह्यूज डेमोग्राफिक पावर्स, population of over 1 billion people, and one has become much more centrally planned authoritarian type of state, and in another case you have an ostensible democracy, and which has been more functional. तो ये भी एक क्वेश्चन आता है ना, कि वो अगर आप देख रहे हैं कि जो नेचुरल सिस्टम्स किस तरह बिहेव करते हैं, तो नेचुरल सिस्टम्स में इज द डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइकली टू लीड टू सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सक्सेस, और इज इट दैट मोर सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम? तो वो उसमें मैं आपको सारे उसके जो बारीकियां हैं वो इससे यहाँ नहीं बयान कर सकता, मगर दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मैंने केस स्टडी डीप डाइव की है उस पर। उसके अलावा फिर मैंने एक और जो इंटरेस्टिंग केस में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में बहुत साल पहले, अब से वही 10 साल पहले, एक आर्टिकल लिखा था जो बड़ा उस वक्त कंट्रोवर्शियल हुआ था। वो था तालिबान के ऊपर था सिचुएशन के भी, जब अफगानिस्तान में अमेरिका को इतने मसाइल हो रहे थे, वो हाउ डज लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर एंड पीस डेवलप। आपने अगर किसी इतनी आपका जब डिसएग्रीमेंट हो, तो आपकी पीस ट्रीटी का क्या एक ऑर्गेनिक सिस्टम बन सकता है? तो वो उस वक्त मैंने सजेस्ट किया था कि व्हाट वुड मेक सेंस, बिकॉज वो एक लिमिट हो गई थी ना, टू सर्टेन पॉइंट यू, जिस तरह नेचुरल सिस्टम्स टू, जिस तरह अर्थक्वेक्स होने लगते हैं, तो यू द फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस रेजिस्ट इट, एंड देन यू सडनली हैव अ ब्रेक एंड यू गेट एन अर्थक्वेक, राइट? वो थ्रेशोल्ड होता है। तो वो उसी तरह इनमें भी ये होता है कि जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे से एट्रिशन हो रही है, एक सर्टेन पॉइंट होगा वो वन विल, अब वही हुआ अमेरिका के साथ, तो ये वाज सडनली दे जस्ट डिसाइडेड टू लीव, राइट? मैंने 10 साल पहले कहा था जी कि इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, अगर आपने अफगान पॉपुलेशन की भी एस्पिरेशंस को देखना है, कि majority of them probably want some kind of democratic system जहाँ उनको थोड़ी ability to exercise their personal choice हो, and you have these other people who are extremely autocratic in their view, theologically autocratic, तो आप किस तरह इसको करें? तो वो मैंने सजेस्ट किया था कि एक हाइब्रिड गवर्नेंस सिस्टम शुरू कर लें, तालिबान को लिमिटेड कंट्रोल दे दें इन सर्टेन एरियाज, एंड देन यू मॉनिटर इट वेरी क्विक केयरफुली कि भाई वो हाउ आर दे एबल टू गवर्न, यू हैव सम सिक्योरिटी मैकेनिज्म के एक्सपेंशनरी अप्रोच ना हो, but you are able to then at least have some semblance of control over how that would play out, and that would prevent it from becoming wo jo narrative phir shuru ho gaya tha na, which led to eventually the situation with the defeat of the US essentially, that could potentially have been avoided. तो वो फॉरेन पॉलिसी को उस वक्त बड़ा वो नॉवल आइडिया लगा था कि हाइब्रिड गवर्नेंस का और ये, बट वो बाद में जब ये उस वक्त मुझे बड़े लोगों ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, ट्राइंग टू से कि इनको तुम you would have a peace deal with these people, no one should trust. And I had laid out very carefully how in this kind of an order could have prevented this complete capitulation to the authoritarian element. बिल्कुल ठीक है। एंड में क्योंकि आपने थोड़ा नेचुरल सिस्टम पे बड़ा बात की है, हमें थोड़ा बता दें ये नेचुरल सिस्टम से आपकी क्या मुराद है?
और हम जो है वो इसको हाउ डू यू डिफाइन द नेचुरल सिस्टम्स? क्या आप इसको अर्थक्वेक के एंगल से कह रहे हैं, चेंजिंग पैटर्न जो ऑफ लॉज ऑफ वेदर कह रहे नेचर हैं? है ना, देखिए ना, बेसिक लॉज ऑफ नेचर, हम सारे जो हैं वी आर मटेरियल बीइंग्स. We are, there's blood flowing through our arteries. There are ways in which we operate entirely. We are dependent on basic physics and chemistry. That is the reality, and that translates also into social and political norms, because then we as material beings go out into the world. हम गाड़ी चलाते हैं, we interact with each other. We have kinetics of interaction at every scale. So when I say laws of nature, I am going back to those fundamental laws. And that's why the first part of the book is a lot of pure science. And then I say that how do you move from the natural to the social and political system? But ultimately, we are dependent on the laws of nature. I mean, the way in which cities develop, the way in which countries develop, all of that has to be confined within those laws. बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम भाई। ये तो एक आपके साथ स्टेप बाय स्टेप हमें ये जो है ना जैसे एनवायरमेंटल लिटरेसी को ये शऊर देने के लिए बात करनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन कैसे अफेक्ट कर रही है। ये भी टर्की में अर्थक्वेक आया, इसकी भी जो सोशो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं और पीछे जो नेचुरल साइंस है वो किसे इस चीज़ों को लेके चलती है। ये तो ऑब्वियसली हम क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर को ज़्यादातर लोग वो ध्यान दे रहे होते हैं पॉलिटिक्स। मुझे याद है आई थिंक बैक इन 2000 जब उस वक़्त मुझे आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन जो आई थिंक जॉर्ज बुश के साथ थे, जो एनवायरनमेंट पे बड़ा काम करते थे। तो जी, नहीं, अल गोर का एल आप कह गोर, रहे हैं, जो, एल हाँ जी, गोर, वो हाँ। क्लिंटन तो के साथ उन्होंने था, हाँ। बड़ा काम किया, वीडियोज़ 1-2 बनाई, तो हमारे लिए दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम मैंने उस वक़्त देखा यार ये क्या चीज़ हो रही है। हमने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात सुनी कि ये बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। है, ये हमें किस तरह इम्पैक्ट करेगी एनवायरनमेंट एक नया। फिर 2000 में फिर मैंने डिफेंस डिपार्टमेंट को देखना शुरू किया, उसने नॉट जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे सिक्योरिटाइज़ करने शुरू कर दिया और डिबेट डिस्कशन हो गई। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा हमें जो है वो एडवांटेज हुआ है, लर्निंग हुई है। और ये जो आपने बात की है कि नेचुरल लाइफ किस तरह ह्यूमन लाइफ को जो है वो करते हैं, डिफाइन करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। और इसका जो ज़्यादा आपने जो पॉलिटिकल वो जो ऑर्डर में लिखा है, मेरा ख्याल है कि अगर वो पढ़ा जाए, उसको इम्प्लीमेंट जो पॉलिटिशियंस देखें, पॉलिसी मेकर देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें इंसानों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकती हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस ही वो उन्होंने ही पॉलिसीज़ जो हैं वो करनी होती हैं, तब्दील करनी होती हैं। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो एंड गेट दिस अर्थली ऑर्डर बाय सलीम अली साहब। और आपने जो खरीदने की कोशिश करनी है, पीडीएफ से डाउनलोड करने की कोशिश नहीं करनी, ताकि जो सलीम साहब ने जो फंड बनाया हुआ है उस फंड में पैसा जाए और वो जहाँ-जहाँ पे ये जी, चाह वो साइंस के लिए, साइंस एजुकेशन के लिए, मगर मैं साइंस का भी, मेरी अप्रोच ये है कि उसमें रूहानियत और साइंस जो है वो एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू डोंट ट्राई टू इम्पोज वन ऑन द अदर। सो वो भी मैंने, आई हैव बीन वेरी केयरफुल कि ये बुक जो है ये हर ऑडियंस को अपील करे उस हुँ, हवाले से भी। और मैं वो जो आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस का कह रहे थे ना, कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस बहुत है लोगों में, मगर एनवायरमेंटल लिटरेसी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। एंड अवेयरनेस में जिस तरह क्लाइमेट चेंज का सबको पता है जी, हो रही, ग्रेटा थनबर्ग भी बोल रही है, सारे ये लोग, बच्चे भी निकले हुए सड़कों पे, मगर क्या उन्हें वाकई पता है कि वो जो फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर क्या हैं, जिसकी वजह से जब हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट आ रहा है, व्हाई इज देयर अ टिपिंग पॉइंट, क्या वजह है कि टिपिंग पॉइंट्स इन नेचर होते हैं, और वही टिपिंग पॉइंट सोशल सिस्टम्स में होते हैं। जिस तरह अब स्टैम्पीड होती है, आप देखें ना, जब क्रिकेट मैच पे गए, जब कई दफा लोग कुचले जाते हैं, वो क्या वजह है? वो एक टिपिंग पॉइंट है कि एट सम पॉइंट वो एक, जिस तरह, जस्ट लाइक मॉलिक्यूल्स बिहेव, पीपल आर गोइंग टू एक्ट इरैशनली एंड यू आर गोइंग टू गेट अ कैटास्ट्रोफी। अब वो बंदा सोचने लगे कि भाई ये कैसे हो गया, सारे लोग समझ रहे थे कि मर रहे हैं और फिर भी हो गया। बट ये होता है बिकॉज दैट्स द लॉज ऑफ नेचर which come into play, and you can't avoid them, even though as social beings we think we can, हुँ। right? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सलीम अली साहब, प्रोफ़ेसर अच्छा डॉक्टर जी, सलीम बहुत अली साहब। शुक्रिया। इट्स इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। इससे पहले भी हमने एक दफ़ा डिस्कशन की थी और बड़ा मज़ा आया था मुझे। और मैं चाहता हूँ कि हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखें और आपसे
जो नए फैसेट्स हैं इसके, वो उसको समझते रहें और बात करते रहें, और नेचर किस तरह जो है वो इंसानी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रही है, हमारे पैटर्न बदल रही है, हमें किस तरह मुतासर कर रही है, अक्रॉस जो बाउंड्रीज जो है वो हम कैसे हम नॉर्मली बात कर देते हैं, जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस एंड लिटरेसी में फ़र्क है। तो ये जो चीज़ें हैं, द पब्लिक एट लार्ज शुड नो, एंड दे शुड हैव अ अर्ज और डिज़ायर होनी चाहिए इसको समझने के लिए, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ डे ये हमारी लाइफ को असरअंदाज करती है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बहुत योर शुक्रिया जी। थैंक थैंक यू। यू अमर भाई। ऑलराइट।